उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में शहीद कर दिया। वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है। हम ना तैयार हैं ना तैयार थे। जो मुझे शर्म आई जब हम दूसरे लोगों से जाके अपने मुल्क के लिए पैसे मांगे। मैं चैलेंज करता हूँ टीवी पे डिबेट करें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज कौमी असम्बली के इजलास में बड़ी अहम तकारीर हुई और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच थी आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकरीर की, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपने रवायती अंदाज में गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन इमरान खान साहब की जो तकरीर थी नाजरीन, उसमें आज उन्होंने कई मौज़ूआत का अहाता किया। सबसे पहले तो उन्होंने कोरोना वबा से मुतल्लिक हुकूमत की जो हिकमत अमली है उस पर बात की और कहा कि उन पर तनकीद होती है कि वो कन्फ्यूज है इस सारे मामले पर। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अगर कोरोना वबा के मामले पर कोई मुल्क कंफ्यूज नहीं था तो वो पाकिस्तान था। अब हम कुछ हकाइक की रोशनी में जायजा लेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान हकीकत के कितना करीब है। और साथ ही साथ खान साहब ने मईशत से मुतल्लिक बात की कि मुल्क को एक कमज़ोर मईशत मिली है, जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर मसाइल हैं। और पिछली हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया कि वो एक तो कर्जे भी ज़्यादा लिए और मुल्क की मईशत को बर्बाद करके वो पिछली हुकूमतें चली गई। और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से पैसे मांगते हुए, दीगर ममालिक से पैसे मांगते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही थी, मुश्किल काम था। और खारजा पॉलिसी पे खान साहब ने मुफस्सल बात की और कश्मीर के मसले पे खान साहब ने कहा कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल होना चाहिए, इस पर उन्होंने जोर दिया। और एहतसाब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि एहतसाब जो है आज ये तासुर दिया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि 90% केसेस जो हैं वो पिछले अदवार में कायम हुए, उनकी गवर्नमेंट में कायम नहीं हुए, उनका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बेहतर एहतसाब हो जाता तो आज हमारे पास ज़्यादा वसाइल होते और ज़्यादा तरक्की होती। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत की जितनी भी, खान साहब ने जो अपनी चीज़ें गिनवाई कि ये हम अच्छे काम कर रहे हैं, उसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनकीद का निशाना बनाया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। और मईशत पे उन्होंने कहा कि ये एक पेंडेमिक बजट था, इस पे हमारे साथ मुशावरत कर लेनी चाहिए थी। और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को मुनाज़रे का चैलेंज दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुनाज़रे का चैलेंज दिया कि आप जो हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं वो गलत हैं। और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दीगर अहम बातें भी की, वज़ीर-ए-आज़म को ही कोरोना कह डाला, जो कि मेरे ख्याल से एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान था। तमाम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रुकन कौमी असम्बली है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब आरिफ मीत भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज खान साहब ने बाकी बातें तो की, जो अपनी कामयाबियां हैं वो गिनवाई और जो मुश्किलात हैं उस पर तबसरा किया कि ये किस वजह से हैं। ज़ाहिर है पिछली हुकूमतों को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। लेकिन एक और बयान है खान साहब का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मौजूद बहस बना हुआ है, जिस पर खान साहब पर तनकीद भी हो रही है, वो है उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना। खान साहब ने क्या बात की आज और ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको करेक्ट भी किया, वो क्या बात थी ज़रा सुनिए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था। वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। इस पे इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एक इंडियन टीवी पे भी एक इंटरव्यू दिया था और उनसे सवाल हुआ था उसामा बिन लादेन से मुतल्लिक। उसमें खान साहब का मौकिफ क्या था, जरा ये भी सुन लें। In fact, the way Osama bin Laden was killed, he's become a martyr to a certain number of people. So he's probably more an inspiration. Look, if I was them, I would have actually done what they did with Saddam Hussein. Put him on trial, just like they did with the Nazis who were responsible for some 50 million deaths. They still put them on in Nuremberg in a trial. This is what civilized societies do. I would have put him on trial, put charges on him, and demystified the whole. आरिफ मीत भट्टी साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म का आज बयान आया, बाकी बातें तो चले बाद में डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादा जिस मामले पे तनकीद हो रही है वो है उसामा बिन लादेन को शहीद कहना। आप क्या कहेंगे, ये स्लिप ऑफ टंग इसे कहेंगे या फिर खान साहब का इरादतन ये बयान था और इस पर क्या वजाहत नहीं आनी चाहिए खान साहब की तरफ से, कि चूँकि तनकीद भारत में शुरू हो चुकी है बहुत ज़्यादा और इंटरनेशनली भी आएगी पाकिस्तान पे? मेरा ख्याल है खान साहब जो कहना चाहते थे वही कहा। अच्छा। आजकल अक्सर उन्हें ये नहीं पता चलता कि उन्हें क्या कहना चाहिए या क्या नहीं, लेकिन कह गुजरते हैं।
लेकिन उसके असरात दुनिया भर में क्या होंगे वो इसको नहीं जानते। आप सरहदी लिहाज से देखेंगे कि एक तरफ भारत हमारे ऊपर सवार हुआ है, अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या सूरत हाल है, चीन और भारत की जंग चल रही है, भारत अंदरूनी इंतशार का शिकार है। ऐसे मौके पे वो शख्स उसामा बिन लादेन, जिसको आप कहते रहे कि हमें पता ही नहीं था हमारे मुल्क में है कि नहीं है, अमेरिका ने क्लेम किया कि ऑपरेशन है, उसको कौमी असम्बली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर का ये लफ्ज़ कहना कि वो शहीद हैं, मेरे ख्याल में शायद वो समझ नहीं रहे कि ये कंटेनर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बयान की अहमियत दुनिया में किस नज़र से देख सकती है और इसको किस तरह कहाँ कहाँ कोट किया जाएगा, कहाँ कहाँ डिफेंस करेंगे, शायद वो अपनी जिम्मेदारियों से अभी तक आशना नहीं है कि पीएम और कंटेनर पे अपोजिशन को गालियों देने में कुछ फ़र्क होता है। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब से इजलास के फ़ौरन बाद सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं इस मामले पे तबसरा नहीं करूंगा। पूरी स्पीच में आपको प्राइम मिनिस्टर की यही बात नजर आई है। साफियों ने सवाल किया पार्लियामेंट के बाहर तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उन्होंने तबसरा करने से इनकार कर दिया। मैं इस पर क्या तबसरा करूं, यानी कि ऐसी बात कर देते हैं कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को मुश्किल में डाल दिया सर। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब तो बादशाह आदमी है ना, कहते हैं कि सहाफ़ियों को इतनी सी बात में ये नजर आई, खबर ही वो थी, बाकी तो बेमकसद गुफ्तगू सी कोरोना से शुरू हुए, पता नहीं कहाँ चले गए, अमेरिका गए, चीन गए, पतोकी गए, नमल गए, फलां गए, इधर गए उधर गए। भाई ये खबर नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, खबर ये है कि इंसान कुत्ते को काट रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान जो इस वक्त इंटरनेशनल इशू है, उसामा बिन लादेन हजारों लोगों के हाँ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस पाया गया, जिसपे अमेरिका एक ने बड़ी अमाउंट रखी थी उसके मारे जाने पे या उसकी गिरफ्तारी पे। तो मेरा ख्याल है वजीर खारजा को सहाफ़ी से नाराज नाला होने से के बजाय अपने पीएम साहब को कहना चाहिए था, जनाब हमें अपना विजन बता दें, हमने उसको शहीद कहना है, उसका झंडा लेके चलना है या उसको गद्दार कहना है। चले दिलचस्प अमर यह है कि किसी एक मामले पे इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें एक पेज पे नजर आ रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, ये जो बयान आया प्राइम मिनिस्टर का, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ये बयान इस तरह का? और वैसे इंडियन टीवी को दिए गए इंटरव्यू में तो खान साहब ने कहा था कि मैं नहीं समझता लेकिन एक सेगमेंट समझता है, अगर जिस तरह से कत्ल किया गया उनके लिए हीरो बन गया, शहीद बन गया, लेकिन होना यह चाहिए था कि उसको सदाम की तरह ट्रायल होता और एक प्रोसीजर के तहत सजा दी जाती। आप क्या कहेंगे, अगर ये बेध्यानी में दिया गया या जानबूझ के दिया गया, कोई वजाहत आनी चाहिए इस पे या नहीं जरूरत इसकी? देखिए बहुत शुक्रिया समर। एक तो आप अगर किसी जगह पे प्राइवेटली अपने नुक्ता नज़र का इजहार कर रहे हैं या वहाँ पे तो डिफेंस भी लिया, लेकिन अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात कहते हैं उसका तो अगर वजाहत नहीं आती, कोई चीज़ नहीं आती, तो फिर ये तो बड़ी ख़तरनाक बात होगी। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया यही है। देखिए वो चूंकि आजकल भट्टी साहब भी फरमा रहे हैं दुरुस्त, लेकिन वो पॉलिटिक्स की बातें तो इनको समझ नहीं आती, क्रिकेट की बातें समझ आती हैं इनको, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी चलती है। बेवन रिचर्ड्स के बारे में जो किसी ने कहा था कि वो दुनिया का वाहिद प्लेयर है जो अपनी जगह पे खड़ा किसी भी बॉल को किसी जगह खेल सकता है, वो हमारा वजीर आजम भी किसी वक्त किसी जगह पे खड़ा कुछ भी कह सकता है, उसका खमियाजा कुछ भी भुगतना पड़े, मुल्क को भुगतना पड़े, क्या भुगतना पड़े। लेकिन एक दो मैं तारीखी बातें करना चाहता हूँ, चूंकि अब बात शुरू हुई है तो मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ। जब सुबह जरदारी साहब को 7:30 बजे बताया गया कि ये रात को हुआ है, वो आए हैं 35-40 मिनट इधर रहे हैं, ऑपरेशन किया, उसामा बिन लादेन को मारा है और साथ ले गए। एक तो उन्होंने कहा जी मैं इस मुल्क का सुप्रीम कमांडर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ और मुझे आप सुबह बता रहे हैं। सही। तो दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये कैसे, आप लोगों से हम पूछते थे तो आप तो कहते थे कि नहीं है इधर। एक बात। दूसरा, फिर आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब का जुर्म क्या था कि उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हम पूछते हैं कि उसामा बिन लादेन कैसे आया था, कमीशन तो इसलिए बनाया था, वो इधर कैसे आया था और यहाँ पे क्या करता रहा है। आपको याद होगा वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मोहतरमा का कल परसों ही मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि उसको वो चला गया था वापस अफगान जिहाद के बाद और उसको वापस लाया गया। बेनजीर मोहतरमा का इंटरव्यू है बिल्कुल कि उसको फिर कुछ
लोग कोई एक हमीद गुल की तरफ उनका इशारा तो चौधरी साहब वजाहत की जरूरत है या नहीं है इस पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? मैं उधर आ लेकिन उस पे फिर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा था कि मैं इस रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने दूंगा, वही उनका जुर्म बन गया। अब देखें, ये वजाहत करनी या ना करनी, इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजिकली आप कहाँ पे खड़े हैं, आपने आज बता दिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। सो इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? कल मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर, हवाबाजी के मिनिस्टर साहब बड़े भाइयों की तरह है मेरे, तो उन्होंने खड़े होकर कहा है कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। अब अगर कल को कोई कहे कि नहीं हमने PIA की फ्लाइट ही नहीं आने दी, हाँ, इंटरनेशनली बड़े उसके हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े सीरियस किस्म के बैन हो सकती है हमारी एयरलाइन। नहीं है यहाँ पे उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या है आपको पता ही नहीं है। और स्पेशली जो बाल की खाल उतारते हैं जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो सारा करते क्या है वो आजकल तो हमारे पे कोरोना एक्सपोर्ट करने का इल्जाम भी लग रहा है इंटरनेशनली। जो आज जुल्फी बुखारी ने बात की, मोहित यूसुफ ने बात की, हाजी आसिफ साहब ने भी उस पर बात की कि हम कुछ और एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, कोरोना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे मुल्क से। ना पाए जाने को कंट्रोल। ठीक है डॉक्टर साहब, इस मामले पे प्राइम मिनिस्टर की वजाहत कोई आएगी या फिर जो NDTV वाला इंटरव्यू है जिसमें वो वजाहत कर रहे हैं कि किसी सेगमेंट के लिए वो शहीद थे, हर किसी के लिए नहीं थे, अगर जो मारने का तरीकाकार था ओसामा बिन लादेन को वो गलत था, अगर वो एक ट्रायल होता उसके बाद कहते तो फिर ऐसा ना होता। मैंने चौधरी मंजूर साहब मेरे भाई हैं, मैंने उनको भी सुना। बात सिंपल में ये है कि ये चीज़ एक क्लियर है हर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी। सोवेनिटी की अपने तौर पे बात है कि अमेरिका को ट्रायल के तौर पर ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक्शन और तरीके से होना चाहिए था, मगर शहीद कहना ये तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी क्लियर है। मैं तो ये समझता हूँ कि आज ये बात जो भी एक अच्छा माहौल रहा, अच्छी स्पीच रही, उसके बाद इस चीज़ को पिक किया गया और अपोजिशन ने भी इसको पिक किया, मीडिया ने भी पिक किया। ये बिल्कुल नेगेटिव मैसेज आता है। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे बाहर आए मीडिया के ऊपर, अगर मैं वहां पे आता तो मैं उसी टाइम उस चीज को क्लियर कर देता कि ये स्लिप ऑफ टंग है और ये बात करने का हमारा कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं होना तो नहीं मामला है। पाकिस्तानियों के जज्बात का मामला है, हजारों पाकिस्तानियों ने जाने दी, इसमें कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान के शाह साहब को ये मैटर अगर उसी टाइम क्लियर कर देते ना, उसी टाइम वो क्लियर कर देते तो आज शाम को हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं करते होते, और वो डिस्कस नहीं हुई, इसकी वजह से अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई है, जो बात हो गई है कि मगर उस स्लिप ऑफ टंग को हम इस तरीके से पेश करें और इंटरनली हम स्लिप ऑफ टंग एक्सटर्नली आ जाती है कि स्लिप ऑफ टंग है तो फिर मेरे ख्याल से बात ही ना हो रही होती। उन्होंने ये नहीं कहा ना कि स्लिप ऑफ टंग। मैं मानता हूं कि शाह साहब को बाद में जब मीडिया वालों ने इनके इंटरेक्शन किया तो शाह साहब को ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी कि इसका कभी ये मकसद नहीं है कि शहीद किया गया या उस हवाले से, मगर मेन जो है वो फोकस जो स्पीच के अंदर और इश्यूज मुल्क में उन इश्यूज की तरफ भी आ रहा हूं, उन इश्यूज के ऊपर जाते तो वो ज्यादा। चलो जी, इस पे तो हमने बात कर ली, अब दीगर इश्यूज नाज़रीन बड़े इंपॉर्टेंट है। कोरोना वबा के हवाले से आज बड़ी खास तौर पे खान साहब ने बात करनी थी और वो की भी। उसमें खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसकी पॉलिसी कोरोना के मामले पे कंफ्यूजन जिसमें नहीं है। खान साहब ने क्या बात की थी, जरा सुने जी। बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन थी। अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट। अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया, 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। तो खान साहब स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी हैं, बाय द वे हम आपके सामने रखते हैं कि खान साहब किस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, जरा ये भी सुन लें जी। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। 26 कोरोना के केसेस थे पाकिस्तान में 13 मार्च को, तो हमने तब लॉकडाउन किया था पाकिस्तान। ये अमीरों को भी आता, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। चौधरी मंजूर साहब, बल्कि डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, ये तो कंफ्यूजन तो नजर आ रही है डॉक्टर साहब इसमें पॉलिसी में बड़ी वाज़ेह यहाँ पे सेल्फ कंट्राडिक्टरी बयान। मेरी आज प्राइम मिनिस्टर के साथ आधा घंटा मुख्तलिफ सी कोरोना के हवाले से भी और भी इश्यूज़ के ऊपर मेरी आज आधा घंटा इंटरेक्शन। बिल्कुल क्लियर है कि कोरोना एक बीमारी है। मैं खुद इससे जो है वो 15 दिन आइसोलेशन में ऐसे गुजरा, अभी 2-3 दिन हुए उसे फ्री हुआ हूँ। प्राइम मिनिस्टर का भी मौक़िफ़ क्लियर है। उन्होंने कहा कि मुल्क की हालात को देखते हुए अगर
हम आइसोलेशन के साथ, एसओपीज के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये बेहतर है। तो इस वजह से उन स्टेटमेंट से, ये जो भी आपने स्टेटमेंट्स में बताई, आजम का बयान है, किसी और के तो नहीं है, ये कभी मतलब नहीं है कि कोरोना बीमारी नहीं है या कोरोना जो है बीमारी वाला मामला ही नहीं है। तो पॉलिसी में कंफ्यूजन की बात है, पॉलिसी में कंफ्यूजन की बात हो रही डॉक्टर साहब। बाकी लॉकडाउन के हवाले से उनका ये जरूर मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जाना चाहिए। लॉकडाउन जिन जिन मुल्कों में होना बिल्कुल ये चाहिए था और हुआ भी है कि जिस वक्त ये लॉकडाउन शुरू में हुआ, एनसीओसी की मीटिंग में डिसाइड हुआ, हर प्रोविंस ने उसको लॉकडाउन किया और 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, ये 14 दिन का जो साइकिल है, ये अगर 3 मरतबा अगर सख्ती के साथ होता तो आज हालात थोड़े बहुत चेंज। यहीं पे भी एक कंफ्यूजन पाई जाती है ना डॉक्टर साहब, कंट्राडिक्टरी बयान यहाँ पे भी खान साहब का आ रहा है कि एक तरफ वो कह रहे हैं हमने लॉकडाउन कर दिया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुझसे पूछते तो मैं ना करता। ये तज़ादात यही है ना जिनकी निशानदेही हो रही है सर, बार बार जिन पे तनकीद हो रही है खान साहब पे, उनका चैलेंज दे रहे हैं कि ये जरूर मौक़िफ़ है, अभी भी आज भी मौक़िफ़ है कि कोरोना के हवाले से हम मुकम्मल लॉकडाउन हमारे लिए फिजिबल आज भी नहीं है। और इस हवाले से जहां जहां पे इस किस्म का लॉकडाउन हुआ, वो इंडिया का जो मौक़िफ़ देते हैं, इंडिया के अंदर जो देते हैं, मगर इंडिया वाले कहते हैं कि अगर लॉकडाउन हमारा वो नहीं होता तो आज हमारे हालात और ख़राब होते। मैं समझता हूं आज भी हमें मवाज़ना भी इंडिया के साथ कर रहे थे, पर मिलियन अमवात हमारी इंडिया से ज्यादा है। बाय द वे खान साहब कह रहे थे कि हमारा सक्सेस मॉडल है इंडिया से ज्यादा, पर मिलियन अमवात हमारी इंडिया से ज्यादा है। क्या कहेंगे आप भट्टी साहब, खान साहब का जो आज चैलेंज है ये कितना हकीकत के करीब है? वो कहते हैं कि अगर दुनिया में किसी मुल्क की पॉलिसी कंफ्यूज नहीं थी तो वो हमारी थी, सिर्फ पाकिस्तान की थी। अच्छा समर, एक तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे ये बताया पाकिस्तान में हुकूमत है और उसकी पॉलिसी भी है। ये 2 खबरें मेरे 30 साल साफत के बाद मुझे आज समझ आई है। मैं आपका बड़ा तहे दिल से ममनू हूं कि आप जैसे लोगों से बैठ कर शुक्रिया भट्टी साहब। ये इमरान खान साहब को चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए जिस टॉपिक में तकरीर करने गए हैं ना, जो उनके इर्द गिर्द इंपोर्टेड लोग मंगाए हैं, जो पैराशूटर आए हैं, जो इन्वेस्टर है, उनसे 3 घंटे पहले जो मादी में उस बारे में तकरीरें की हैं वो खुद सुन लिया करे। अल्लाह की कसम वो तकरीर में जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मैं 10 दफा पैंदरा बदल चुका हूं। लोटा तो इधर एक दफा घूमता है, ये घूमते जा रहे हैं। यू टर्न तो यूं होता है, ये राउंड अबाउट में है। मुझे नहीं याद कि खान साहब ने किसी एक बात पे 1 साल पूरा स्टैंड लिया हो। मुझे लगता है यहां तो चौधरी मंजूर साहब के पास ना मेमोरी ताज़ा करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए खमीरा, गोजवन, चारों मगज और बादाम है, ये खान साहब को गिफ्ट करे। क्योंकि मैं समझता ही नहीं कि आज तक उनकी कोरोना पे कोई पॉलिसी है। आपका मास्क 50 गुना ज्यादा कीमत बिक रहा है, सैनिटाइजर 100 गुना ज्यादा कीमत बिक रहा है, उसकी मेडिसिन 1000 गुना ज्यादा बिक रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई हुकूमत भी है, बिल्कुल उसके एक अस्पताल में, उमर अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी है। बिल्कुल। मुझे बताएं कितने % पाकिस्तान लोग कोरोना का इलाज करा सकते हैं? 1.5 लाख डेली। बिल्कुल। तो जो आपने पॉलिसी है क्या? पहले तो ये जो भट्ट साहब आपने निशानदेही किया, सुप्रीम कोर्ट में भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है जो हुकूमत की पॉलिसी है कोरोना के मामले पे, अब तक की जो प्रोग्रेस है। और इस पे चीफ जस्टिस ने आज जो कोरोना आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि एक सूबे का वज़ीर आला आमिर है, उसकी क्या वजाहत होगी। और उन्होंने कहा कोई इदारा बज़ाहिर काम नहीं कर रहा, सबका NDM में जैसा हाल है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी क्या है वो नहीं मालूम, बाहर से वापस आने वाले मजदूरों के लिए हुकूमत का क्या प्लान है, NDM में अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है, नहीं मालूम कैसे कोरोना वायरस ने लोगों को रातों रात अरबपति बना दिया। N95 मास्क बनाने वाली वाहिद कंपनी अरबपति बन गई है। सिंध हुकूमत पे भी तनकीद हुई। सिंध हुकूमत 4 अरब रुपए गाड़ियों के लिए कैसे खर्च कर सकती है कि एक वबा का मामला है, मुश्किलात है, वो 4 अरब गाड़ियों पे खर्च कर देते। क्या अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में इत्तफाक की राय है? टीवी पर बयानबाजी से अवाम का पेट नहीं भरेगा। बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि अवाम को रोटी, पेट्रोल, तालीम, सेहत और रोज़गार की ज़रूरत है। ये टीवी पर बैठ के जो बयान दी जा रही है उसको आज काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया सुप्रीम कोर्ट ने भी। चौधरी साहब, वैसे बहुत ज़्यादा आप भी तनकीद करते हैं कि खान साहब पार्लियामेंट में नहीं आते, आज आए हैं, बड़ी तवील तकरीर की है, तशफ़ी तो हो जानी चाहिए थी। और जो उन्होंने चैलेंज दिया है कोरोना वबा के वाले से, पॉलिसी में बड़ी क्लैरिटी वो कह रहे हैं हमारी पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तनकीद का निशाना बनाया। आप ही गाए बगाए करते रहते हैं,
थोड़ा मवाजना कर लें सिंध और मरकज़ की पॉलिसी का। आज एक ही पॉलिसी पूरे मुल्क के अंदर है, सिंध में क्या मुख्तलिफ हो रहा है मरकज़ से जब आप तनकीद करते हैं खान साहब की पॉलिसी को? शुरू की बात छोड़ दें, मैं आज की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, प्रॉब्लम किधर है? भट्टी साहब ने दुरुस्त फरमाया। देखिए, इशू ये है कि ना तो कोई विजन है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लान है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन है, और ना ही गवर्नमेंट है कहीं पे आपको नजर आ रही है कहीं पे। चलो सिंध को तो छोड़ दें, सिंध तो सारी खराबियां नजर आ जाएंगी। आप पंजाब के अंदर ले लें, भट्टी साहब ने अस्पतालों का जिक्र किया है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं झूठ बोला जा रहा है। सही, मैं जो जहाँ पे मुझे इतलात आ रही हैं, मैं खुद कई जगहों पे गया हूँ, जाकर पूछता हूँ, जब डेथ के बाद जाता हूँ, पूछता हूँ कि क्या हुआ था। वो सांस की प्रॉब्लम थी। हर दूसरा जो डेथ आ रही वो कोरोना से आ रही, और कई रिपोर्ट ये वो है जो रिपोर्टेड नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो इसका मतलब हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ रहे हैं ना। एक बात। दूसरी बात, देखिए उनकी पॉलिसी कहाँ पे क्लियर थी? उन्होंने पहले दिन से कहा, एक पॉलिसी क्लियर थी कि लॉकडाउन के खिलाफ थे, उन्होंने होने नहीं दिया। और ये अकेले नहीं है लॉकडाउन के खिलाफ, ये वो पूरी ये मैं एक भट्टी साहब के लिए एक टर्म आजकल यूज कर रहा हूँ, एक ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट है। अच्छा। और ये ज्यादातर उसको फॉलो करते हैं। उसमें ये है, बोरिस जॉनसन है, फ्रांस का सदर है, इटली का वजीर आजम है, उसमें स्वीडन का वजीर आजम है, उसमें ब्राजील का सदर है, इंडिया का वजीर आजम है, पाकिस्तान का वजीर आजम है। आप देख लें जितनी स्टेटमेंट्स थी उसने दिए, इन्होंने उसको कॉपी किया। उसने कहा कि जी ये फ्लू है, इन्होंने कहा फ्लू है। उसने कहा अंडर कंट्रोल है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल घबराना नहीं है, इन्होंने कहा घबराना नहीं है। उसने कहा ये हीट से मर जाएगा, इसने कहा ये गर्मी से मर जाएगा, सारा कुछ। और उसने कहा कि ये मुइशत असल मसला है। अब दो किस्म के लोग थे दुनिया के अंदर हुक्मरान। चलो मैं लेफ्ट लाइट की तकसीम से बाहर आ जाता हूँ। एक ह्यूमन थे जिन्होंने इंसानी जिंदगियों को अवलियत जाना, और एक वो थे जिन्होंने मुइशत को अवलियत जाना। जो कैपिटलिस्ट थे, नहीं वो बाकी भी बहुत सारे लोग कैपिटलिस्ट थे, लेकिन जिन्होंने इंसानी जिंदगी को अवलियत दी, सही, उसमें आप देख लें तो उन्होंने अपने लोगों की जिंदगियों को भी बचा लिया। और इंसानों जो यूनान है वो यूरोप का सबसे चौधरी साहब, वो फर्क भी तो खान साहब बयान करते हैं ना, जिनके साथ आप मवाजना कर रहे हैं उनके साथ खान साहब फर्क भी तो बयान करते हैं कि उनकी मैशत देखे, हमारी मैशत देखे, वहां लोगों की पर कैपिटा इनकम देखे, हमारे लोगों की देखे, आधी आबादी खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे। मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क वियतनाम पे आ जाता हूँ, वियतनाम की 10 करोड़ की आबादी, हमारे जैसा मुल्क है, 300 केसेस आए हैं, एक भी डेथ नहीं हुई। तो हमारे 600 हो जाते, 6000 हो जाते, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से नबी पाक की अमल किया। जहाँ पे वबा फूटे वहां से किसी ने बाहर नहीं निकलना, और किसी दूसरी जगह से वहां जाना नहीं है। उन्होंने उस पर अमल दरामद करा दिया। 25 जनवरी को उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी। ये करें, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। आपको पता चला है कि ना कोई अस्पताल के अंदर बिल्ड किया है, ना कोई चीज ने बिल्ड की। एनडीए में कपोल खुल गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हालत क्या है, और वो एयरबोर्ड हो गया, कहाँ पे हुआ है किसी को कुछ पता नहीं। ठीक, आप कुछ ऐड कर जाए डॉक्टर साहब क्विकली। चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, आज मैंने ये जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में भी, कि ये जो पैनिक है ना, क्योंकि मैं जब ये कोविड के अंदर रहा और जिस तरीके की मीडिया ब्रीफिंग होती थी, मीडिया के ऊपर आके इतने पेशेंट हो गए, इतने मर गए, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डेटा ज़रूर कलेक्ट करनी चाहिए आगे प्लानिंग के हवाले से, मगर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक तो चीज़ जो है कि सारा दिन मीडिया के ऊपर एनडीएमए की जो बात की जाती है, पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऐसी काबिल है ही नहीं जो पाकिस्तान के अंदर किसी इमरजेंसी क्राइसिस को जो है वो मैनेज कर सके। उसके लिए अगर आप पीटीआई की गवर्नमेंट को कसूरवार बनाएं, ये गलत है। आपने माजी में एनडीएमए में तो इश्यूज सैलाब आते हैं, जो सैलाब के दौरान भी बहुत ज्यादा कभी भी नहीं आता, जिलजिले आते हैं, बहुत सारे कश्मीर में आया, अभी भी आया। चौधरी साहब जब सैलाब आया था तब भी एनडीएमए की कारकर्दगी पे बहुत ज्यादा सवाल उठा था, आज भी उठ रहा है। वो है ही नहीं, वो हमारे हम उस तरीके से इक्विप्ड भी नहीं है, और उस इक्विप्ड नहीं होना उसके लिए आप जिम्मेदार कसूरवार बनाना, बिल्कुल सारे जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आज अगर इकोनॉमी जहां पे खड़ी है, मैं ये नहीं कहता कि हमने 2 साल के अंदर पहाड़ तोड़ दिए, मगर मैं तो 2002 से 18 साल से तो हुकूमतों का ऐसा रहा हूं, मुझे पता है कि क्या हुआ। आज आप बार बार कहते हैं सिलेक्टेड, तो अगर आप ऐसे सिलेक्टेड, मैंने
कल भी अपनी स्पीच में कहा था कि ये चोर डाकू नायल नालायक के अल्फाज खत्म करें इस मुल्क के ऊपर। अब तो ये तो आपकी पार्टी से ज्यादा बोलेंगे, ये तो पिछले 2 साल में हमने आपकी पार्टी के रहनुमाओं से, वज़रा से, खान साहब से ज्यादा सुने। रेस्पेक्ट के साथ सर, ये शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। नहीं, ये रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगी। मैंने कल भी ये बात की है कि हम फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी रेस्पेक्ट हो, सामने हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुरुआत तो वही रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। साहब ये काबिल अमल है जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के चोर डाकू लुटेरा इस तरह की ये खत्म हो जाए बात, और कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल होना, यानी दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों तरफ से मुमकिन है, कैसे नहीं चलेगा? जितनी पोलराइजेशन हमारी पॉलिटिक्स के अंदर हो चुकी है हुआ करती थी। देखिए सियासत कभी खिदमत हुआ, मैं माफी चाहता हूं। अभी उसामा बिन लादेन को ख्वाजा आसफ साहब ने कहा वो दहशतगर्द था, या उन्होंने कहा वो भूल गए कि उनके लीडर नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से मुबैना तौर पर पैसे लेके बेनजीर की हुकूमत गिराने की कोशिश की। चौधरी मंजूर साहब जैसे फ्रंटमैन से मुझे यकीन थी वो जिक्र करेंगे। और यार रहमत शाह अफरीदी ने मुझे खुद बताया कि वो कहता है मेरे रूहानी नवाज शरीफ मिन्नतें करते थे। यही तो कह रहा हूं कि इस मुल्क के ऊपर किसी ने रहम नहीं किया है। मेरी पहली कल स्पीच में ये था कि खुदा आप रहम करें, इस मुल्क को सही डायरेक्शन के ऊपर लेके जाना है। तनकीद बराए इस्लाम होनी चाहिए, रियलिस्टिक पोजीशन के आगे बढ़े। तो मेरी बात सुन ले, काका को ना नहीं रोक सकते, काका को ना नहीं रोक सकते, कोरोना क्या रोकेंगे। लेकिन मुझे ये बताए मास्क की कीमत तो मुनासिब कीमत में बिक सकती थी, सही, सैनिटाइजर तो मुनासिब कीमत में बिक सकता था कंट्रोल रेट पे। अस्पतालों में पब्लिक के जेबों से डाका मारने से तो उन्हें रोका जा सकता था ना। ये चीजें तो मैनेजेबल थी। कोरोना के आगे तो साइंस फेल हो गई है, वो हमें इज्तिमाई माफी मांगना होगी। लेकिन चोई साहब आज आप खामोश रहे हैं। बेनजीर जिंदा होती तो मैं कहता कि चोई मंजूर साहब आज सर आजकल जरा मूवी के साथ हमारी कौम ये है कि तो ये कहना भट्टीसाहब साहब पहले पता होता है कि सूरज ग्रहण किस टाइम से किस टाइम तक लगेगा, चांद ग्रहण किस टाइम लगेगा, मगर हम चांद के ऊपर लड़ते हैं कि चांद आज नहीं निकलेगा, चांद कल निकलेगा। हमारी सोच इतनी लिमिटेड है। हमारे मैंने आज इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है कि सारे किताब जो है हमारे धार्मिक बताते हैं कि चांद रात को निकलता है। आप एक वक्त में पूरी कौम को बेवकूफ ना बनाएं। अब वो दौर नहीं रहा कि एक खबर होती थी अगले दिन मुकर जाते थे। आपके टीवी बार्ट्स अगले दिन चला देते हैं। समर अब्बास साहब जैसे 2 महीने पहले मैंने अभी अपने प्रोग्राम में हामिद मीर साहब का इंटरव्यू सुनाया है, उसके बाद 10 लोगों का सुनाया है कि बेनजीर का सुनाया है कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ ने कितने पैसे लिए थे उसामा बिन लादेन से। मैं अगर ब्रेक के बाद आपकी तरफ आऊं तो इसे मसख नहीं किया जा सकता। चलिए साहब मुझे इजाजत दें, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यही से आगे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन डिस्कशन चल रही है हुकूमत की कोरोना वबा से निपटने के लिए हिकमत अमली जो है, जिसका खान साहब ने आज चैलेंज दिया कि उसमें किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हकीकत के कितना करीब है। ब्रेक से पहले मैंने कुछ एक मवाजना जो खान साहब ने भी आज किया पार्लियामेंट के अंदर भारत के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ, कि वहाँ से पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि भारत और पाकिस्तान का अगर मवाजना किया जाए अमवात के हवाले से, तो भारत में हर 10 लाख में 11 अफराद की अमवात है, पाकिस्तान में हर 10 लाख अफराद में 18 अफराद की अमवात है। तो ये मवाज़ने ना करें, हकायक के साथ बात करें। चौधरी साहब आप से एक सवाल पूछा था भट्टी साहब ने कि आज आप उस पर आपने कोई लबकुशाई नहीं की कि आजकल नून लीग के साथ थोड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं, इसलिए शायद आप उनसे पहलू तय कर जाते हैं। बात नहीं, भट्टी साहब को पता है मैं जो है ना वो कहते हैं ना, बाबा बुल्ले शाह कहता है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ भट्टी साहब भी दाई ने लेकिन मैं बिल्कुल ये तारीखी हकीकत है, इसमें से कोई ना हम कोई चीज छुपा सकते हैं। बिल्कुल 89 के अंदर जो आई थी अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उसमें उसामा बिन लादेन ने पैसे दिए थे। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इंटरव्यू जिसमें वो कहती हैं कि वो वापस लेकर आए थे उसको इसलिए
क्या बाकर इस एक खातून जो है वो किसी इस्लामी मुल्क की सरबराह नहीं बन सकती, तो उसके खिलाफ लड़ना है और आप वापस आए। उसको लेकर आया गया था, हमीद गुल लेकर आया था, और फिर उसके बाद उसने पैसे दिए थे 89 की जो अदम एतमाद की तहरीक थी, जिसको तकसीम किया गया या नहीं किया गया ये एक अलहदा है। लेकिन मैं एक गुजारिश डॉक्टर साहब से करती हूँ, पहली बात एक और करनी, इस प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि लॉकडाउन कब हुआ था। वो 13 मार्च कह रहे हैं, जरा आप निकाल कर देखें। 23 को शुरू होता है रात को और 24 को बलूचिस्तान करता है, पंजाब करता है, पहले सिंध करता है। जिस बंदे को ये नहीं पता, मार्च को सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लॉकडाउन कर दें अभी। अब इन्होंने खुद से, जो इनको हम कहते हैं कि आप जिम्मेदार इसलिए हो कि आपने तफ्तान पे, उससे तफ्तान से पहले आपने एयरपोर्ट्स को खुले छोड़े रखा, आपने तफ्तान में आने दिया, आपने तबलीगी इज्तिमा होने दिया, आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जब पैसे तकसीम किए तो उसमें इज्तिमात किए जहाँ पे सोशल डिस्टेंस, और आज वो टाइगर फोर्स खिताब कर रहे थे और उनको हदायत कर रहे थे कि SOPs पे अमल दरामद करना है, और खुद मास्क नहीं पहना था। आज सर मुझे तो टाइगर फोर्स की अभी तक समझ भी नहीं आई मकसद क्या है। कभी टाइगर फोर्स ने लोगों में राशन तकसीम करना होता है, कभी टाइगर फोर्स ने टेढ़ी दल पकड़ने में मदद देनी होती है, कभी टाइगर फोर्स जो है वो जाके यूटिलिटी स्टोर्स पे काम करना है। उसका काम है क्या, एक बना दी गई है, अब बाद में सोच रहे हैं कि उसे डिप्लॉय कहाँ करना है, इस्तेमाल कहाँ करना है। ये पॉलिसी में कंफ्यूजन यही है नाज़रीन, जिसकी निशानदेही आज हम कर रहे थे। भट्टी साहब, ये आइडिया टाइगर फोर्स का पता है इन्होंने कहां से लिया है? ये आइडिया लिया इन्होंने टाइगर न्याजी, जो जनरल न्याजी था उसको टाइगर न्याजी कहते थे। चलिए आपको किससे चौधरी साहब, चले अब एक और चीज है, हुकूमत की अपनी पॉलिसी जरूर होती है, मगर अगर कोई टाइगर फोर्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आता है, अगर आप समझते हैं कि उधर फायदा नहीं है, तो फिर आप इन चीजों को क्रिटिसाइज, बाकी फायदे की बात नहीं है सर। हम रोजाना सुनते हैं टाइगर फोर्स। अभी तक खान साहब जो है पहले जी लोगों में राशन तकसीम करेंगे, मदद करेंगे, अभी तक उनका रोल ही डिफाइन नहीं हुआ। रोजाना उनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिफाई करने के लिए हमने जो बनाई उसने करना क्या? जी जी भट्ट साहब, डॉक्टर साहब बात मुकम्मल कर ले, मैं तो आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब बात मुकम्मल कर ले जरा। पाकिस्तान की हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपनी तरीकेकार होता है। मुल्क के अरबों रुपए की इमारत है, आप एक प्राइवेट लोगों को, नौजवानों को उठा के, जिनका मेरिट कोई नहीं है, जिनका माजी कोई नहीं है, जिनका हाल कोई नहीं है, किस तरह अरबों रुपए के पैसे उनको देंगे कि वो जाके? जवानों को पैसे तो कोई नहीं दे रहे भट्टी साहब, उनको पैसे तो कोई नहीं दे रहे, पैसे कोई नहीं दे रहे भट्टी साहब ने लगता है आज कसम उठाई, पैसे कोई नहीं दे रहे, पैसे कोई नहीं दे रहे। वो तो खान साहब ने वजाहत की कि एक सिंगल रुपया भी नहीं दे रहे टाइगर फोर्स को, फंड्स नहीं उनके लिए कोई भी। भट्टी साहब, मैं आपको ऑन समर के प्रोग्राम में बता रहा हूं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की नीयत या प्राइम मिनिस्टर की विल या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन या फाइनेंशियल कोई भी बात नहीं हो सकती उसके बारे में। मिसमैनेजमेंट है कहीं ना कहीं पे, ये मैं मानता हूं मिसमैनेजमेंट है, कैलकुलेशन के अंदर कुछ मिस्टेक्स जरूर है, उसको हमें बेहतर करनी चाहिए, टीम को हमें बेहतर करनी चाहिए। चले मगर आप इस हवाले से नहीं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात, आज भी मेरी मुलाकात हुई है, बहुत खुश मिजाज और उसकी ख्वाहिश है कि मैं करूं, मगर टीम के अंदर मैं आज भी समझता हूं कि टीम के अंदर इश्यूज हैं और उनको जो सही तरीके से प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफ करना चाहिए जो टीम की तरफ से, किस तरह के वहां पे जो ना वो फकदान है। किस तरह के इश्यूज हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम चल रहा है, अच्छी बात है, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस है। MNAs भी शिकायत करते हैं कि हमारी लिस्टों को अकोमोडेट नहीं किया जाता, नहीं, जहां पे भी एक तो प्राइम मिनिस्टर की वहां पे, मगर और बहुत सारी चीजें हो सकती है जहां पे हम बेहतर तरीके से, जैसे आपको भी टीम में जो गैर मुंतखब खिलाड़ी हैं उन पे तो नहीं एतराज जो बहुत ज्यादा उठ रहा है आजकल, जोर पकड़ रहा है? या मुंतखब की बात नहीं है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जरूर बात है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हो, उसको इल्म होना चाहिए कि भाई मैं ये जो फाइनेंस की पॉलिसी है, ये कॉमर्स की पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है, इसके क्या इम्प्लीकेशन जो है वो नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, उसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए कि हर, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमने तो ये पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि भाई अगर हम कार्बो रेट कम करते हैं तो उसका फायदा ये है, उसका नुकसान ये है, इन चीजों को सही तरीके से रेट 1% मजीद कम किया गया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी तनकीद की चौधरी साहब, आज मैं जरा उस तरफ भी आता हूं, उन्होंने फिर से सिलेक्टेड का खान साहब को ताना दिया, जरा सुन ले आज बिलावल साहब ने क्या बात की। हमारा वजीर आजम को लेक्चर देने का तो शौक है, मगर उसका अपना लेक्चर पे अमल करना को तो
कोई इरादा नहीं होता कि हम ना तैयार हैं, ना तैयार थे और ना तैयार होने के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार है। सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम की अना की वजह से। हमारा वजीर आजम इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम साहब कि या इधर आके डिबेट करे, टीवी पे डिबेट करे, कहीं ना कहीं आए, ताकि आप जो झूठ इस कौम को खिलाते हो उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। चौधरी साहब, आज बिलावल साहब ने एक बात और भी की, ये पेंडेमिक बजट है, इस पे आप हमारे साथ मशवरा कर लेते, तो मशवरा किससे करते? जो आपके इकोनॉमिक ब्रेन थे हफीज शेख साहब, उन्होंने ही बजट बनाया सारा। वो तो देखे ना, ये हफीज शेख साहब भी थे 2010 के अंदर भी, जब हमने इनसे 50% तनख्वाहें बढ़वाई थी, उस वक्त भी हफीज शेख हुकूमत की पॉलिसी। वो इसलिए था कि आप में मिनिस्टर्स के अंदर जरा हमआहंगी थी, मिलके आपने एक टीम बना के प्राइम मिनिस्टर को भी इसका शामिल करके आपने साथ में लॉबिंग करके करी था। आज तो यहाँ मिनिस्टर एक दूसरे के पीछे पड़े, जान के दुश्मन है। नहीं, देखिए कैसे लड़ाई की थी वो। मैं लेबर का इंचार्ज था, फिर हमने प्लान किया, उस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन करवाई। ये नहीं है कि मिनिस्टर्स ने कर दिया। जरदारी साहब से हमने उसको रिकमेंड करवाया, फिर उसके बाद इसने कहा जी मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो हमने कहा जी इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी, बल्कि मैंने ही कहा कि इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो उसने कहा ये दो लोग तो मुइशत तबाह करने के लिए। उस वक्त मुइशत 2008 के बाद 0.4 पे जो आलमी बहरान था, आलमी रिसेशन था, उसके बाद हमने उठाई वापस। कैसे उठाई? ये लोगों की तनख्वाहें और पैसे काटते चले जाते हैं, हम उनको दे रहे थे, किसानों को दे रहे थे, जिसके नतीजे में मुइशत दोबारा उठी। वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के अंदर 19 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर पर लेकर गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन एक बात मैं, जो बिलावल साहब ने आज कही, लेकिन ना वो किसके लिए? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यार, जो बंदा क्रिकेट को ठीक ना कर सके, जिसको सबसे ज्यादा क्रिकेट की समझ आती है, आज पाकिस्तान क्रिकेट की क्या हाल है, वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं, तो उसने बाकी क्या करना है, उसको तो कुछ पता नहीं है। और नीयत भी ठीक है, और वर्ल्ड कप जीत के बंदा ले आया। आप कह रहे हैं कि चौधरी साहब ऐसे 2-3 दिन से, चौधरी साहब 2-3 दिन से बिलावल साहब भी मुझे समझ में नहीं आता है। लगता है कि आपने, कमर जमान ने और अपना श्री रहमान ने साथ नहीं दिया। परसों में एक स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहा था कि हॉस्पिटलें हम लेने नहीं देंगे। भाई, हॉस्पिटलों का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने करने के बाद 1 साल फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी बजट नहीं रखी। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू में नहीं गए हो और आप कहते हो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। पीआईए की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर इंटरिम रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट को सिविल एविएशन, पाल्पा, पीआईए सारे मान रहे हैं और ये अच्छी रवायत हुई है। पहले कभी ये रवायत नहीं हुई है। उन चीजों के ऊपर आप कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो फेडरल मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। एक मिनट जरा, डॉक्टर साहब आपको कुछ पता ही नहीं है, वो तो कॉपी पेस्ट है। उसमें 3 जगह पे लिखा हुआ है कि एक 5000 फुट पे उसने पहिए खोल दिए, फिर वो कहते हैं बंद कर दिए, फिर 500 पे खोल दिए। आप 3 जगह पे लिखा है पहिए खोल दिए, आपको पता ही नहीं कुछ। वो सिर्फ एक मैंने इसके ऊपर लिखा है, मैंने रिपोर्ट के ऊपर लिखा है, रिपोर्ट के ऊपर गलती होना, गलती होना, इंटरिम रिपोर्ट आना, उसकी फाइनल आना, ये अपने तौर पे इश्यूज हैं। मगर उस इशू के ऊपर आपको ये अलग बात है कि मिनिस्टर साहब को ये नहीं दबांग के दोहा ला के सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, अपनी एयरलाइन को बदनाम नहीं करना चाहिए था। ये जरा जी, सिविल एविएशन का डीजी नहीं है, डायरेक्टर जनरल नहीं है, कब से नहीं है, ये इनका हाल है। और आपको ये नहीं पता कि जो लेकर आते हैं, जो पायलट भर्ती होते हैं, भर्ती उनके बाद उनकी ट्रेनिंग सिविल एविएशन करवाता है और वो लाइसेंस जारी करता है। वो 6 जिनका आप कह रहे हैं जाली है, वो सिंध हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में आकर सिविल एविएशन ने माफी, वहां पे फिजिकली मौजूद होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ये कैसे आप किसी को जहाज पकड़ा सकते हैं? कमाल की बात है। आप लोगों को किस चीज का पता ही नहीं है, ये वो कॉपी पेस्ट करके आपने आगे रख दिया। और फिर ये सुनना, कॉकपिट की बात सुनना, अगर सेक्रेटरी और मिनिस्टर ने सुना है गैर कानूनी, कैसे ये सुन सकते हैं? पहले कैसे आप रिपोर्ट दे सकते हैं? ये टेक्निकल था जहाज, मैं आज कह रहा हूं अल्टीमेटली रिपोर्ट ये आएगी। ये वही जहाज है जिसके 1.5 घंटा लाहौर में गेट नहीं खुले थे। ये जहाज के बारे में लिखा है कि जिस दिन आप इसको फुल पावर इंजन को देंगे, इंजन बैठ जाएंगे। उसने नीचे आया, नीचे से ऊपर लेकर जाने लगा, फुल पावर दिए, इंजन दोनों उड़ गए। वो क्या तो इंजन नीचे, आग लगी होती सर, इंजन नीचे रगड़ भी खाया ना, उससे भी तो खराबी आ सकती है ना। रगड़ करना चाहिए था
मेरी एक मिनट बात सुन ले, अगर रगड़ खाया है उसमें आग लग गई है तो आपके ना एटीसी ने बताई है। बिल्कुल एटीसी की गलती थी, बिल्कुल गलती थी उसकी, बहुत निशानदेही रिपोर्ट के अंदर की गई है उसकी, बिल्कुल। लेकिन ये डिस्कशन किसी और तरफ निकल जाएगी। ऐसे तो सिविल एविएशन की अगर आप इंटरनेशनली देखो, एमिरेट्स की इतनी फ्लाइट है, आज तक कोई डेथ नहीं हुआ है, आज तक एक फ्लाइट का वाकया हुआ उसको भी बचा लिया गया। सही है, हम तो किसी भी नेशनल डिजास्टर से मैच कर ही नहीं सकते। एक आज आपके जहाज जो है उनको पायलट्स को कहा जाता है फॉल्ट भी हो, टेक्निकल से उड़ाए। आपका जो वह हवेलियां गिरा है, हाँ। उसका एक इंजन खराब था और कहा गया पायलट को उड़ाएं, उस पायलट बदकिस्मत ने उड़ा दिया एक इंजन पे, हवेलियां पे गिर गया। टेक्निकल है, टेक्निकल क्या बताते क्यों नहीं सर, क्या टेक्निकल था उसमें? ठीक है, अब सिर्फ आज भट्टी साहब मनाजरे का चैलेंज बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मनाजरे का चैलेंज दे दिया है कि जो हकायक आप पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जो मैं बयान कर रहा हूं वो दुरुस्त है। ख्वाजा साहब की बात भी सुनने जी, वो क्या कह रहे थे आज? ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। आप लेक्चर देते रहे हैं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है। जब तक मासूफ कुर्सी में बैठे हुए हैं तबाही का साइकिल जो है वो रिवर्स नहीं होगा इस मुल्क में। हमारे साथ ये किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर लें, हमें इनके मोनोलॉग की जरूरत नहीं है। भट्टी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपका इस पे हम जवाब लेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब का प्राइम मिनिस्टर को ही ये कह देना उनके बारे में कि ये खुद कोरोना है, मेरे ख्याल से ये भी इंतहाई नामुनासिब बयान है जो कि नहीं देना चाहिए था। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने आपको ख्वाजा आसिफ साहब का शॉर्ट सुनवाया जो आज उन्होंने असेंबली के अंदर तकरीर के दौरान बात की। भट्टी साहब, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब कह रहे थे कि ये चोर डाकू भी नहीं कहना चाहिए एक दूसरे को और ये सबको ये पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। यहाँ तो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ऐसी जुगत मारते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को ही कह देते हैं कि ये खुद कोरोना, ये खुद कोविड है। ये कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए? देखें, कुछ लोग उम्र के साथ बड़े हो जाते हैं लेकिन मिच्योर नहीं होते। अपनी क्या दरअसल सियासी जमातों में जितनी डिक्टेटरशिप है ना, माजी में कभी नहीं थी। बदकिस्मती है कि ख्वाजा साहब मियां साहब को खुश करने के लिए अखलाकियात की आखिरी हद भी अबूर कर जाते हैं। उनके अल्फाज नहीं पता होते क्या करते हैं। और मैं खुद बताऊं, जिनको वो अभी कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब के मुशर्रफ भी डैडी हैं और मौजूदा भी डैडी हैं, और मुशर्रफ ख्वाजा साहब को जो बचा रहा है ना, आप सोच नहीं सकते। और वो कौन है? और खुदा का तो कल बुला लिया नैब ने अपना भट्टी साहब, ये कल बुला लिया नैब ने। और नहीं, इनके साईं तगड़े हैं। ये वाहिद आदमी है जिसका हुकामा था और वजीर डिफेंस मिनिस्टर लोग बाहर से लेते थे, बाइज्जत बरी आ गए। 4 दफा बुलाया, लेकिन ये जहां जाके पाँव पकड़ते हैं ना, वो बड़ी मजबूत जगह है और वो खुफिया अदारे हैं। मैं बता देता हूँ, ख्वाजा साहब अगर कहेंगे तो इनका नाम, जिस गाड़ी पे नंबर बदल के जाते हैं, और नाम ख्वाजा नहीं लिखते आसिफ, नाम भी कुछ और बताते हैं। ख्वाजा साहब को ना करें, आप मुनाजरा करते हुए अच्छा नहीं लगते। कसर कोई नहीं छोड़ी थी। मियां साहब और मैडम मरियम नवाज को गलत रास्ते के ऊपर यही लेके गए थे, और आज भी जिस किस्म की लैंग्वेज यूज करना एक पार्लियामेंट्री लीडर होके, ऐसी लैंग्वेज फिर तो लाजमी है जो पीटीआई के जियाले होंगे वो तो ऐसी बात जरूर करेंगे, उसको ऐसे के तैसे का जवाब मिलेगा। सबर साहब, मैं बताता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब आजकल मरियम नवाज मोहतरमा हमारी बहन और शहबाज शरीफ को लड़ाने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अरे आजकल भट्टी के पास लड़ाएंगे सर, कोई उनका अपनी दाल तो फिर भी नहीं गलनी, क्यों लड़ाएंगे किसी को? नहीं, देखे इनकी आनिया जानिया देखो, तो आनिया जानिया अच्छी है। साहब, आप ख्वाजा साहब का जो बयान है आज प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात कर देना, हम पहले उसामा बिन लादेन वाले मामले को तो तनकीद का निशाना बना रहे थे मेरिट पे, ये भी मेरिट नहीं बनती तनकीद इस पे भी कि ख्वाजा साहब ने गलत किया, नहीं इस तरह कहना चाहिए था? देखिए, प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि सिंबलिज्म मौजूद होता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अगर आप इमरान खान के मुकाबले में देखेंगे, तो मैं एक मिसाल देता हूँ, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं,
बिलावल भुट्टो की स्पीच के फौरी बाद उसको स्प्रिंग लगे होते हैं, वो जंप कर रहा होता है। सही साहब आज बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मैं बात करूं। बिल्कुल मतलब क्या मतलब हमारे पास सवाए इसके क्या ऑप्शन रह जाएगा कि हम फिर हर मुराद सईद की तकरीर के बाद हम कादर पटेल को कहें कि तुम इसका जवाब दो। फिर वो जो जवाब देगा फिर वो उसकी जुबान का मतलब यही है। हमने 1 साल सब्र किया है लेकिन वो नहीं बाज आए तो अब सवाए इसके कि हर मुराद सईद के बाद हर तकरीर आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं जो हाजी साहब ने बात की ठीक की है इसके आसिफ फिर आप चौधरी मंजूर साहब आपकी बात से मैं एग्री हूं कि प्राइम मिनिस्टर की बात स्पीच के बाद उसका रिएक्शन बिलावल साहब करता है या ख्वाजा आसिफ करता है, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं वो करते हैं तो उनको करना चाहिए, मगर वो भी रेस्पेक्ट के दायरे में करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ को ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर बिलावल साहब के बाद अगर हमारा कोई कारकुन या हमारा कोई वजीर अगर इस किस्म की स्टेटमेंट देगा तो लाजमी है रेसिप्रोकली आपकी तरफ से भी आएगा। उस माहौल को खत्म करने के लिए जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसके अंदर सीनियर लोग होते हैं, उसके अंदर बात करते हैं, मगर बात करने के बाद सिर्फ एक पीटीआई डेविएट नहीं करती, हर पॉलिटिकल पार्टी डेविएट कर देती है जो एग्रीमेंट बनता है। डॉक्टर साहब 1 मिनट देखें, खुर्शीद शाह साहब ने ना एक दफा कहा जब बहुत साहब ने बहुत सख्त तकरीर की तो हमारे भी कुछ लोग जज्बाती हो गया। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि देखो हुकूमतें लड़ा नहीं करती, जब हुकूमतें लड़ती हैं तो उसका उनको नुकसान होता है और ये पहले दिन से लड़ रहे हैं जो मौसूफ आए हैं। आपकी भी एक बदकिस्मती होगी है, आप पिछले 5 साल नून में थे तो सबसे ज्यादा चोर डाकू उनको कहा गया, अब आप पीटीआई में आ गए तो उनको उनके अल्फाज मैं उस वक्त भी नहीं कहता था, आज भी नहीं कहता हूँ। चौधरी साहब मैं उस वक्त भी आपके साथ बैठता था, उस वक्त भी मैं कहता था कि ये अल्फाज नहीं है, आज भी मैं कहता हूँ ये अल्फाज नहीं है। मैं सही करता हूँ आपकी, आप नहीं कहते, बिल्कुल शाइस्ता जुबान में बात करते हैं, आज भी करते। अगर पॉलिटिक्स में शाइस्तगी नहीं आएगी तो फिर ये तो गंद सियासत है, इबादत, सियासत खिदमत, मगर यहाँ पे सियासत अदा करी है ना। लेकिन ये जो आज दूसरा मामला भी है भट्टी साहब, हमारे मुल्क में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला इस वक्त चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर गवर्नेंस का, और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी का सिलसिला जारी है, एक दूसरे की बैक बाइटिंग हो रही है, दुश्मनियां चल रही हैं तहरीक इंसाफ की। कैबिनेट के अंदर जो सीनियर्स हैं वो जिनके बारे में साजिश का इल्ज़ाम भी लगा, आज खान साहब उनका बड़ा नाम ले लेके बात कर रहे थे कि बैलेंस यानी कि डैमेज कंट्रोल की, कि ऐसी कोई बात नहीं है। बार बार असद उमर की, शाह महमूद कुरैशी की तारीफें करनी, बात उनका जिक्र करना, वो कोशिश तो की खान साहब ने आज के वो जो एक तासुर है वो ख़त्म हो, कामयाब हुए इसमें? नहीं वो ख़त्म नहीं हुआ। समर हमेशा सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, ख्वाजा आसफ और शाहिद हकान अब्बासी एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते थे, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी में भी कुछ होते हैं, लेकिन इस पार्टी में हद से ज़्यादा हो गए हैं। दरअसल एक नो उमर असद, उसकी ख्वाहिश आ गई कि अहम इजलास में जाने लग पड़ा वज़ीर आज़म अनूप। फ़ाहद चौधरी ने भी समझदारी से कहने के बाद बयान दिया, फैसल वाडा ने भी दिया, पंजाबी कहते ने ना कवा धी नूं समझावा नूं नूं। तो इमरान साहब भी इतने बच्चे नहीं हैं, वो समझ चुके हैं। असद उमर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी मैं वज़ीर आज़म बनूँ, जहांगीर तरीन के उनके साथ इख्तलाफात थे, ये मैं चीज़ें कुछ खुद जानता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आला बनना चाहते थे लेकिन वो इलेक्शन हार गए, तो लिहाजा मेरा ख्याल है पीटीआई को नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं, इनकी अपनी कारकर्दगी इनके लिए तबाही का बायस बनेगी। फवाद चौधरी के इस्तीफे का मामला भी चल रहा है भट्टी साहब, ये 2002 से हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैंने देखा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिफरेंसेस नहीं होते हैं, मगर लीडर की जो कमांड होती है मियां नवाज शरीफ के साथ कमजोर पड़ गई है। यहाँ पे लीडर क्या है असल डिफरेंस, आप अभी नए आए हैं, मैं आपकी पार्टी को 30 साल से जानता हूं। खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब इतने जज्बाती ना हो, आपके 2 साल पहले वाले क्लिप और है कुछ, वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखना अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि जनाब वजीर आजम साहब पहले वजीरों के बारे में साजिश होती थी, अब आपके बारे में हो रही है, यानी कि आप वजीर आजम के बारे में साजिश हो रही है। साजिशों का इल्जाम तो दुश्मन लगाते हैं ना, इख्तलाफ राय बुरी बात नहीं है, वो आप भी कर सकते हैं, ज्यादा खतरनाक होता है। नहीं ऐसे होते थे मियां नवाज शरीफ के टाइम पे, चौधरी निसार सही बात करते थे, यही दो बंदे आके कहते थे कि चौधरी निसार मिनिस्टर जो है वो फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं जाके खान साहब से कि इस्तीफा लें फवाद चौधरी से। फवाद चौधरी ने कल कह दिया जब तक प्राइम मिनिस्टर का एतमाद हासिल है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, किसी की ख्वाहिश पे नहीं दूंगा। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, सबको पता है 2 ग्रुप थे, किसको पता नहीं है? नून लीग में अब तो बहुत सारे ग्रुप बन गए, अब तो बहुत सारे ग्रुप बन गए, ये हमेशा होते हैं, कोई ज्यादा बन गए सर।
मगर मैं समझता हूं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांड की कमजोरी है, कमांड की कमजोरी है। परफॉर्मेंस के ऊपर जरूर फर्क पड़ता है। आदमी की डायरेक्शन गवर्नमेंट की सही होनी चाहिए, काम कैबिनेट के डिसीजन चौधरी साहब होने चाहिए। बाकी ग्रुपिंग तो आपके दौर में भी रही है, हर किसी दौर में रही है, लेकिन ये ग्रुपिंग की नौयत जरा मुख्तलिफ है यहाँ पे। हमारे अंदर तो एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन भी बहुत सख्त है पीपल्स पार्टी के अंदर। हम बिल्कुल लेफ्ट के लोग हैं, लेफ्ट की पोजीशनें लेते हैं पार्टी के अंदर। देखिए ना, कुछ जो भट्टी साहब फरमा रहे थे, कुछ चीजें हैं जो हुकूमत के अंदर, कैबिनेट के अंदर डिस्कस होनी है, कुछ चीजें हैं जो पार्टी के अंदर डिस्कस होनी है, इन्हें पता ही नहीं है। वो जरदारी साहब ने कहा था ना पहले ही इजलास में कि ये अपने वजन से गिरेंगे, ये अब गिरना शुरू हो गए। चलो इनके अपने एमएनएस की तरफ देख लें, इनके इत्तेहादियों की तरफ देख लें, आप मैंगल साहब गए हैं, शाहजहान बुगटी की तरफ देख लें, काफ लीग की तरफ देख लें, आप जनूबी पंजाब सूबा महाज के नीचे जो लोग हैं जो एमएनएस हैं उनकी तरफ देख लें, आप इवन जो इस वक्त बाप पार्टी बलूचिस्तान की है उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ देख लें। पीटीआई के अंदर की जंग चल रही है बलूचिस्तान के अंदर। जी हां, रियाज ने कहा है कि 22 लोगों का एक ग्रुप है और वो वाजे तौर पर खिलाफ खड़े हैं। उसने कहा मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन 22 लोगों का एक वाजे ग्रुप है जिसका पता है, इमरान खान को भी पता है, सबको पता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि ये तो अपने वजन से गिरना शुरू हो गए। ये किस वक्त अपने वजन से गिरते हैं? जो झूठे वादे दावे किए हुए थे वो तो चलो लोगों के अंदर तो हुआ, लेकिन इन लोगों ने भी अपने हलकों में वापस जाना है ना, वो किस मुंह से जाएंगे? ठीक है, तो भट्टी साहब फिर गोया अपोजिशन भी उधर ही देख रही है कि ये खुद ही गिरे, हमने कुछ नहीं करना। अपोजिशन भी तो आज खान साहब होते हैं अपोजिशन में, तो हालात क्या होते, जरा ये भी बता दें। देखे समर, जिन्होंने उन्हें लाया है, जब तक वो बैसाखियां हैं वो रहेंगे। मैं बहुत जल्द हुकूमत में तब्दीली नहीं देखता, मां सिवाय कि इमरान खान साहब बहुत बड़े खुद ब्लंडर कर ले। इन्हें खुद जल्दी है जाने की। जैसे कोई आदमी आता ना कि सिगरेट लगा के आता, खेलने जाता, कहता मेरा सिगरेट बुझर ना दे, मैं एक शॉट ला के आया। तो इमरान खान साहब की टीम को खुद जल्दी है। डॉक्टर साहब कहीं नहीं जा रहे हैं जी, कहीं नहीं जा रहे। कोई गवर्नमेंट की तब्दीली नहीं है। बलूचिस्तान के हवाले से जो सियासत की जा रही है, बलूचिस्तान को मैं नजदीक से जानता हूं, ये हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही के ऊपर। मैं समझता हूं इस बलूचिस्तान के इशू के ऊपर भी सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक एपीसी होनी चाहिए कि अब कम से कम ये सियासत नहीं होती, एपीसी होनी चाहिए, मसाइल का हल निकालना चाहिए और कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, अपने प्राइम में ज्वाइन किया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।